डिस्कस करेंगे वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती हैं, सिर्फ कि सॉल्यूशन में कितना हमने सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, सिर्फ इस पे डिपेंड करती हैं। इस पे डिपेंड नहीं करती कि क्या डिसॉल्व किया है, हमने कुछ भी डिसॉल्व कर दिया हो, वो उस पे डिपेंड नहीं करती कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वो सिर्फ क्या देखती है कि कितना डिसॉल्व किया है, क्या कंसेंट्रेशन हमने रखी है सॉल्यूशन की। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये किस तरीके से हो सकती हैं प्रॉपर्टीज? मान लेते हैं हमने एक सॉल्यूशन लिया, इसमें एक तो वाटर ले लिया हमने H2O। अब इससे पिछला जो मैंने वीडियो डाला था, ये वाला, इसमें मैंने बताया था कि जब भी हम दो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स को आपस में मिलाते हैं तब क्या होता है, वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट की बात की थी हमने कि किस तरीके से वेपर प्रेशर अफेक्ट होता है कंसंट्रेशन से। लेकिन अगर मैंने H2O में, वो था तब जब दोनों वॉलेटाइल थे, अब मैंने H2O में कुछ नॉन वॉलेटाइल डाला, नॉन वॉलेटाइल डाला मैंने, तो अब मैंने वो जो वेपर प्रेशर वाली जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगी कि नॉन वॉलेटाइल मैंने कितना डाला, इसमें कितनी कंसेंट्रेशन रही नॉन वॉलेटाइल की, कितने पार्टिकल्स नॉन वॉलेटाइल के सरफेस पे होंगे, वो कंसेंट्रेशन बता देगा हमको। तो यानी कंसेंट्रेशन डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड नहीं करेगी कि हमने कौन सा नॉन वॉलेटाइल डाला है। अब वो नॉन वॉलेटाइल है तो चाहे वो कोई सा भी हो, वो वेपराइज नहीं होगा तो नहीं होगा। वॉलेटाइल वेपराइज होते, नॉन वॉलेटाइल नहीं होते। जब वो वेपराइज होगा ही नहीं नॉन वॉलेटाइल, तो फिर वेपर प्रेशर से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर हम कोई सा भी डाल दें नॉन वॉलेटाइल, वो नॉन वॉलेटाइल ही रहेगा, वेपराइज नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन की हम बात करेंगे जहां पे हम एक नॉन वॉलेटाइल को वॉलेटाइल में डिसॉल्व करेंगे। तो अब पहले देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जब हमने एक वॉलेटाइल में, वॉलेटाइल लिक्विड में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हमने डिसॉल्व किया, तो हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो उसका वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन का वो डिक्रीज हो गया था। जो प्योर लिक्विड का, ये प्योर लिक्विड था, तो हमने पहले इसमें H2O लिया, H2O वॉलेटाइल है, प्योर फॉर्म में लिया, अभी इसमें कोई सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है, अभी ये सिर्फ H2O है। तो हमने इसका वेपर प्रेशर जो यहाँ पे था उसको ऑब्जर्व किया, हमने इसके वेपर प्रेशर को मेजर कर लिया। मेजर करने के बाद उसको हमने नोट किया एक जगह पे, और इसमें हमने NaCl डाला, NaCl डाल दिया हमने इसमें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो NaCl डालने के बाद उसको सॉल्यूशन बनाने के बाद जब हमने इसको ऑब्जर्व किया इसके वेपर प्रेशर को, तब हमने ये देखा कि इसका वेपर प्रेशर कम हो गया था, कुछ माइनस हो गया था। तो इसका, और ये माइनस अब क्यों हुआ अब देखते हैं। अब इसमें हमने प्लस कर दिया NaCl, तो जब ये H2O था तब सरफेस पे सिर्फ H2O के पार्टिकल्स थे, तो H2O के पार्टिकल सरफेस पे ज्यादा थे, तो वो ज्यादा एस्केप कर रहे थे सरफेस से, जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा बाहर निकलेंगे, तो उतने ही ज्यादा वेपराइज होंगे, उतना ही वेपर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन अब इसमें NaCl भी आ गया, तो सरफेस पे कुछ तो वाटर के होंगे और कुछ NaCl के होंगे। तो अब वाटर के सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कम हो गए, वाटर के पार्टिकल्स कम हो गए सरफेस पे, तो कम हो गए तो वो कम अमाउंट में एस्केप करेंगे और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये जो NaCl के पार्टिकल्स ये तो एस्केप करेंगे ही नहीं क्योंकि नॉन वोलेटाइल है NaCl, तो इस वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता था। अब रिलेटिव लोअरिंग को जो डिफाइन किया गया है वो ऐसे डिफाइन किया गया है कि रेशियो बिट रिलेटिव लोअरिंग इज द रेशियो बिटवीन द डिक्रीज जितना हुआ है वेपर प्रेशर अपॉन प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर था वो। अब डिक्रीज कितना हुआ है, डेल्टा पी अगर हम निकालें तो वो कितना होगा, एक तो होगा प्योर स्टेट में जिसको हम P1 नॉट से डिनोट करेंगे, माइनस जो कि डिक्रीज हो गया, जो कि NaCl की वजह से NaCl ऐड करने के बाद जो हमको मिला, यानी P1, ये सॉल्यूशन का हो गया। ये तो हो गया डेल्टा P, यानी जितना चेंज हुआ। अब इस चेंज का हमको रेशियो पता करना है किसके साथ, जो प्योर स्टेट में था। ये है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी
रिलेटिव लोअरिंग इतना है। रिलेटिव मतलब एक दूसरे कंपैरिजन में, रेशियो में, रिलेटिव लोअरिंग ये है। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक और फॉर्मूला है N2 अपॉन N1 प्लस N2, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, दूसरा वाला जो है उसका मोल फ्रैक्शन, जो हमने उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व किया है उसका मोल फ्रैक्शन, यानी उसकी कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन पे ही डिपेंड कर रही है रिलेटिव लोअरिंग। ये तो हो गई रिलेटिव लोअरिंग। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। अब जो आगे दो हैं ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है ऐसा जिसमें किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी सॉल्यूशन हो या प्योर स्टेट में लिक्विड हो, उसका जो वेपर प्रेशर है, उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। यानी वेपर प्रेशर P से जिसको डिनोट करते हैं, P नॉट कर देता हूं, इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे टेम्परेचर को जिस पे ये कंडीशन हो जाएगी उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कुछ इंक्रीज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ किस वजह से, क्योंकि हमने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया। अब ऐसा क्यों हुआ, मान लेते हैं वाटर था, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1.013 बार, 1.013 बार के बराबर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे H2O का। मान लेते हैं अब यहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर कर दिया मैंने, ये मैं कंडीशन ले रहा हूँ कब, 100 डिग्री टेम्परेचर। अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है, ये जो वेपर प्रेशर लग रहा है, ये वेपर प्रेशर कितना है, 1.13 बार के बराबर है ये वेपर प्रेशर जो लग रहा है 100 डिग्री पे। अब मैंने इसमें क्या किया, NaCl डाला, NaCl डाल दिया, शुगर डाल दिया, कुछ भी नॉन वोलेटाइल डाल दिया मैंने इसमें। तो अब क्या होगा, अब सरफेस पे अब इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि सरफेस पे NaCl के भी होंगे, तो वेपर प्रेशर इसका कम हो गया। इसका मतलब ये प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, ये जो इसका इतना प्रेशर था ये कम हो गया। मान लेते कितना हो गया, 0.7 बार, 0.7 बार हो गया इसका प्रेशर। तो अब इसका प्रेशर तो इतना है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अभी भी इतना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चेंज नहीं होगा, वो तो इतना रहेगा। तो अब यानी इसके इस वेपर प्रेशर को जो 0.7 है, इसको इतना बराबर करने के लिए हमको इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स एस्केप करें। तो यानी टेम्परेचर हमको बढ़ाना पड़ा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब ये ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल होगा, तो उसको इस फेनोमेनन को कहेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और जब हमने इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए साइंटिस्ट ने, तब उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो बॉइलिंग पॉइंट पे जो एलिवेशन हो रहा था, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से। क्या होता है, टेम्परेचर जिसपे वो बॉयल हो रहा था प्लस जो एलिवेशन हुआ, जितना इंक्रीज हो गया, माइनस इसमें से डेल्टा टीबी से इसको डिनोट करते हैं। अब जब साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया तब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये किसके प्रोपोर्शनल था, इनकी मोलैलिटी के। मोलैलिटी जो कि हमने क्या पढ़ा था, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मैंने बताया था इस कंसंट्रेशन टर्म्स वाली वीडियो में। मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल इन साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया, जो इनका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन हो रहा था। तो अब प्रोपोर्शनलिटी हटानी है, कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा, तो डेल्टा टीवी जो हमारा आया वो आया, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं केवी एम। केवी जो कांस्टेंट है इसको हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट,
या फिर एलिवेशन कांस्टेंट ही बोल दे, सिंपली हम एलिवेशन कांस्टेंट बोल दें इसे, या फिर इसका एक और नाम है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। कई सारे नाम है, लेकिन जो सबसे साइंटिफिक नाम इसका माना गया है वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ही माना गया है। ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में इतना चेंज आ जाएगा। इसके क्वेश्चंस आते हैं। अब मोल इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, एम को हम मोलैलिटी को हम लिख सकते हैं मोल्स अपॉन मास, m2 कर देता हूं, मास ऑफ सॉल्यूट को मैं m2 से डिनोट कर देता हूं, n1 मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है, kg में। तो अब इसको भी मैं थोड़ा एक्सपेंड करूं तो TB इज इक्वल टू KB इनटू वेट, मोलर वेट, ये हो गया m1 होगा यहाँ पे, तो ये हो गया। इसी तरीके से इसके अलग अलग फॉर्म्स को हम क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। ये तो बात है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जैसी ही एक और चीज है, बॉइलिंग पॉइंट तो उसका इंक्रीज हो गया, ठीक है हमने मान लिया। उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट की बात बताने से पहले मैं केबी की वैल्यू कैसे निकलेगी वो बता देता हूं। अगर हमें सिर्फ केबी की वैल्यू निकालनी है, ये केबी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं R इंटू M1 इंटू टी बी अपॉन 1000 इंटू इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। मतलब एक मोल को वेपराइज होने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वो टीबी का यहाँ पे होगा स्क्वायर। ये होगी केबी की वैल्यू, और ये कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट निकालने के लिए वैल्यू आ सकती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसकी सिमिलर प्रॉपर्टी। वैसे तो सिमिलर है, लेकिन दोनों एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट है। सुनने में थोड़ा सिमिलर लग सकता है, लेकिन जब उनको दिमाग से थोड़ा सोचा जाएगा तब वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। डिप्रेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सुनने में थोड़ा सेम सा लग रहा है कि उसमें एलिवेशन डिप्रेशन नाम थोड़ा सेम सा लग रहा है, बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन वहां पे बॉइलिंग की बात हो रही थी मतलब टेम्परेचर बढ़ाना था, यहाँ पे फ्रीजिंग की बात हो रही है मतलब टेम्परेचर कम करना है। अब फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग एक ऐसा पॉइंट होता है टेम्परेचर का जबकि सॉल्यूशन का जो सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर होगा वो बराबर हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर, वो होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन, अब ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जब हम किसी वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। मतलब जो सॉल्वेंट 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था वो अब माइनस में जाके कुछ टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज नहीं होगा। तो यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, इसीलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से, इज इक्वल, ये भी हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये भी किसके प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है। अब कांस्टेंट लगाना है, इज इक्वल टू, यहां पे कांस्टेंट होता है केएफ एम। अब यहां पे जो केएफ है इसका नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जैसे उसका इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट नाम था, लेकिन इसका भी साइंटिफिक नाम सबसे क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, केएफ का। अब जिस तरीके से हमने उस वाले एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में इसको एक्सपेंड किया था इस फार्मूले को, इसमें भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, मोलैलिटी की हम वैल्यू रख दें जो हमने सीखी है। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन फॉर्मूले को हमें कैसे यूज करना है वो हम देख सकते हैं।
अब जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। और जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लैब में, तब इसी प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा यूज होता है। अच्छा, हम ये प्रॉपर्टीज पढ़ क्यों रहे हैं? हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था कि हम किसी भी कंपाउंड में नया कोई कंपाउंड मिलाओ तो कैसे उसके एक्सपेरिमेंट करके उसका हम क्या निकाल सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं उसका। लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए हमें मोलर मास चाहिए होता है। तो मोलर मास कैसे निकले अब उसका? तो मोलर मास निकालने के लिए हो रहा है ये सब। इसमें M2 की वैल्यू हमें मिल जाती है। ये कैसे मिलेगी? ये हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा उसका। हमें एक्सपेरिमेंट ऐसा सेटअप करना पड़ेगा कि हम उसका वेपर प्रेशर वगैरह मेजर करें, जिससे कि हम M2 को मेजर कर पाए। तो अब हमें इंपेरिकल फार्मूला 11th वाले कॉन्सेप्ट से मिल गया, मॉलिक्यूलर मास यहां से मिल गया हमको, तो हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता लगा सकते हैं। मतलब हमारे पास अगर कोई अननोन कंपाउंड आया तो अब हम पता लगा के बता सकते हैं कि ये कंपाउंड क्या है, किस चीज से मिलके बना है, क्या इसका कंपोजिशन है, बिल्कुल एक्यूरेटली हम उसे बता सकते हैं। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस से पहले एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि सिर्फ कुछ पार्टिकल्स को, सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही क्रॉस होने देती है। मतलब इस ये मान लेते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो ये कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही यहां से क्रॉस करने देगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो पोर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे पोर्स होते हैं, तो जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो इसमें से क्रॉस नहीं हो पाएंगे। ऐसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है हमारे बॉडी में, जो सेल्स होते हैं उनमें। वो क्या करती है? सिर्फ कुछ न्यूट्रिएंट्स को ही अंदर जाने देती है सेल के, बाकी सबको बाहर रोक देती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इससे रिलेटेड हमको तीन टर्म समझने हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। ये तीनों जो टर्म्स हैं ये तीनों रिलेटिव हैं। मतलब हम किसी एक सॉल्यूशन को, एक सॉल्यूशन हमारे पास है उसको हम देख के नहीं कह सकते हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक है। हमें दो सॉल्यूशन चाहिए, दो सॉल्यूशन हमें चाहिए। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तब हम बता पाएंगे ये दोनों हाइपरटोनिक है, कौन सा हाइपरटोनिक है, कौन सा हाइपोटोनिक है, कौन, और या फिर ये दोनों आइसोटोनिक है। हाइपरटोनिक उस सॉल्यूशन को कहेंगे इनमें से जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। कंसेंट्रेशन जिसकी ज्यादा है उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक। तो उसके अपोजिट वाला क्या हो गया? हाइपोटोनिक, क्योंकि उसकी कंसेंट्रेशन कम है। हाइपर मतलब ज्यादा और हाइपो मतलब कम। अगर इन दोनों की कंसेंट्रेशन बराबर है तो हम इन दोनों को कह देंगे आइसोटोनिक। ये तीन टर्म्स समझ में आ गए होंगे। अब मैं एक सिस्टम बनाता हूं। ये मैंने एक बीकर लिया, यहां से मैंने इस बीकर में एक पाइप फिट किया, यहां मैंने एक और बीकर ले लिया है, इसको B1 नाम देता हूं, इसको B2 नाम देता हूं। यहां पे मैंने एक पाइप लगा दिया, दोनों में फिट कर दिया एक पाइप इस तरीके से बीच में, और इस पाइप के बीच में मैंने डाल दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब क्या होगा? ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि पार्टिकल्स कम कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। हमने अभी तक जो साइंस पढ़ी है उसमें हमने ये पढ़ा होगा कि कोई भी चीज हो, एनर्जी हो, चार्ज हो, वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो रहा, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चीजें जा रही हैं। ऐसी प्रोसेस को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। अब मान लेते हैं यहां पे तो मैंने सॉल्यूशन लिया, मतलब यहाँ पे एक सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, A प्लस बी, दो चीजें हैं। यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है। तो अब क्या होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में मतलब कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही क्रॉस होने देती है, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स बड़े होंगे तो सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स बड़े हैं तो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही इसमें से क्रॉस हो पाएंगे। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर जाएंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही इधर आएंगे। तो अब
इधर साइड से क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी स्ट्राइक कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों स्ट्राइक कर रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, क्योंकि सॉल्यूट का पार्टिकल जो इस पे टकराया, सॉल्यूट का पार्टिकल तो क्रॉस होगा ही नहीं, वो तो पार जाएगा ही नहीं इसके, तो वो तो वापस आ गया। सॉल्वेंट का एक पार्टिकल इधर चला गया, तो उस एक की जगह इधर से सॉल्वेंट के दो पार्टिकल इधर आ गए, तो मतलब एक उधर गया, दो इधर आ गए, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इधर ही एक पार्टिकल इधर इंक्रीज हुआ, इधर एक पार्टिकल आया, तो मतलब इधर की कंसंट्रेशन बढ़ी, तो यानी यहाँ पे तो सॉल्वेंट था, यहाँ पे तो कंसंट्रेशन जीरो थी, सॉल्यूशन ही नहीं था यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, तो यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। मान लेते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा हमने सॉल्यूट डाल दिया, यहाँ पे बहुत कम है सॉल्यूट, तब भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट कम है तो सॉल्यूट के कम पार्टिकल्स टकराएंगे, सॉल्वेंट के ज्यादा टकराएंगे। यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट के ज्यादा टकराएंगे, सॉल्वेंट के कम टकराएंगे। तो सॉल्वेंट के तो इधर से तो यहाँ इस डायरेक्शन में सॉल्वेंट के कम गए, इस डायरेक्शन में सॉल्वेंट के ज्यादा आ गए, तो ओवरऑल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर ज्यादा है, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो कर रहा था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस तो प्रोसेस हो रही थी, ये प्रोसेस हो रही थी, अब हमने क्या किया, इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, यहाँ पे हमने और एक्स्ट्रा प्रेशर डाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा, तो अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ा तो क्या हुआ, यहाँ पे उसी पर यूनिट टाइम में अब यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल इधर स्ट्राइक करने लगेंगे। अब ज्यादा पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक करने लगेंगे पर यूनिट टाइम में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से भी सॉल्यूट के जितने पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे सॉल्वेंट के, उधर से सॉल्वेंट के उतने ही बराबर पार्टिकल्स टकराएंगे, यानी कि यहाँ से जितने पार्टिकल टकरा रहे थे सॉल्वेंट के, इधर से भी उतने ही टकराने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है तो उनको कहीं तो जाना पड़ेगा प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए सॉल्यूशन में, तो वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर ज्यादा टकराएंगे। तो जब ये पार्टिकल्स बराबर टकराने लगेंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, तब क्या होगा, ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होगी वो रुक जाएगी, वो प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ऑस्मोसिस जिस प्रेशर पे ऑस्मोसिस रुक गया, उस प्रेशर को हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, जिस प्रेशर पे ये ऑस्मोसिस रुक जाएगी, मतलब यहां से भी सॉल्वेंट के उतने स्ट्राइक करेंगे, यहां से भी उतने स्ट्राइक करेंगे, सॉल्यूट के भी यहां से ज्यादा स्ट्राइक करेंगे, लेकिन उससे हमें मतलब ही नहीं है क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सॉल्यूट को तो क्रॉस होने ही नहीं देगी वो। ये है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमने देखा कि सॉल्यूट को क्रॉस नहीं होने दे रही वो, तो आप सॉल्यूट कोई सा भी हो, शुगर हो, सॉल्ट हो, ग्लूकोज हो, कुछ भी हो, वो क्रॉस नहीं होने देगी उसे, चाहे कुछ भी हो, तो यानी उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड किस पे कर रहा है, कंसेंट्रेशन पे। अगर हमने प्रेशर को हटा दीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर हटा दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमने शुरुआती कंडीशन ली थी उसमें पहुंच जाते हैं, इसमें कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, इसमें कम थी, अब हमने इसमें कंसेंट्रेशन बढ़ा दी, तो क्या होगा, इधर आप सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा टकराएंगे, इधर से कम टकराएंगे, तो इधर सॉल्वेंट के ज्यादा हो गए, इधर सॉल्वेंट के कम हो गए, तो इधर फ्लो हो जाएगा, मतलब लो से फिर हाई हो गया। जो हम जनरल साइंस में पढ़ रहे थे कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चीजें फ्लो करती हैं, वो चीज यहाँ पे नहीं हो रही, उसका अपोजिट हो रहा है यहाँ पे ऑस्मोसिस में, यहाँ पे लो से हाई में फ्लो हो रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको हम पाई से डिनोट करते हैं, पाई जो हम मैथ में यूज करते हैं, पाई से इसको डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सी आर टी। सी मतलब कंसेंट्रेशन, आर मतलब गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर, कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब कंसेंट्रेशन हम कौन सी लें, कंसेंट्रेशन हम जो यहाँ पे यूज करते हैं वो होती है मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो उसको लिख लेते हैं, पाई इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम आर टी। अब अगर हम इस वॉल्यूम को इधर ले आए तो पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब अगर हम देखें तो ये आइडियल गैस इक्वेशन जैसा हमको दिख रहा है, क्योंकि पाई यहाँ पे क्या था, पाई था तो प्रेशर ही, ऑस्मोटिक प्रेशर को ही तो हमने पाई से डिनोट किया था, तो ओवरऑल ये है तो प्रेशर, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स गैस कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कुल मिला के वहीं आ गया।
यहाँ पे लेकिन ये नॉर्मल प्रेशर नहीं है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये दिखाने के लिए था कि ये इक्वेशन गलत नहीं है, आइडियल गैस इक्वेशन को ही फॉलो कर रही है ये इक्वेशन भी। तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसमें से हम मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें n है, हमको वेट तो पता है हमने कितना सॉल्यूट डाला है, मोलर वेट नहीं पता, तो n की जगह पे अगर हम वेट अपॉन मोलर वेट लगा देंगे तो हम इसका मोलर वेट निकाल सकते हैं। वॉल्यूम हमको पता ही होगा, गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, टेंपरेचर हमको पता होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हमने एक्सपेरिमेंट करके मेजर कर लिया। इस तरीके से मोलर वेट निकाल लेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला 11th वाले कॉन्सेप्ट से निकाल लेंगे, तो फिर हम उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बता देंगे। अननोन कंपाउंड जो हमारे लिए बिल्कुल अननोन था, हमें पता ही नहीं था क्या है, उसका हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दिया, उसमें एक एक एटम बता दिया हमने कि कितने एटम है और कौन कौन से एटम है। ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर हमने एक और काम किया, उसमें हमने जो सिस्टम बनाया था ये वाला, इस सिस्टम में यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे A प्लस बी था, यहाँ पे सिर्फ A था। अब हमने इसमें एक और काम किया, हमने इसमें प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब जितना ऑस्मोटिक प्रेशर था हमने उससे भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया। तब क्या हुआ, तब इधर से, अब इधर से तो इधर हमने प्रेशर में कुछ नहीं किया, इधर तो उतने ही पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, इधर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पे बराबर हो गए थे दोनों तरफ। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाने पे इधर से हम ज्यादा स्ट्राइक करेंगे सॉल्वेंट के, ज्यादा स्ट्राइक करेंगे तो अब फ्लो इधर हो जाएगा। अब क्या हुआ, यानी फ्लो फ्लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे आ गया। तो इस टाइम पे हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिवर्स हो गया तो प्रोसेस, तो हम कहेंगे इसे रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ, आरओ, जो आरओ प्यूरिफायर्स होते हैं वो इसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, इसीलिए उनको आरओ प्यूरिफायर कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें क्या होता है, एक साइड पे क्या होता है, सॉल्ट वाटर होता है जो खारा पानी होता है, उसमें क्या होता है NaCl प्लस H2O। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, NaCl को जाने नहीं देती। दूसरी साइड अब उसको क्रॉस कराना है हमको, ज्यादा से ज्यादा हमको वाटर उधर चाहिए, तो उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिससे ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाता है और वाटर उधर की तरफ फ्लो होने लगता है, प्योर वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, सॉल्ट यहीं रह जाता है। तो ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये थी कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास और वैन हॉफ फैक्टर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।